We'll start away with chapter number 15, linear programming problems. 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी जिन लोगों ने मैथ्स लिया था उनको एलपीपी करके एक चैप्टर था वैसे. ओके अभी what we are going to be doing in this chapter, listen. Most of the businessmen will have an objective. Either they would like to maximize their profits or they would like to minimize their cost. Mostly one of these two objectives will be there. लेकिन हर एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स. शायद मटेरियल्स की कमी हो, शायद लेबर की कमी हो, एसेट्रा एसेट्रा. All these objectives and all these problems we convert into mathematical models. Those mathematical models are called as LPP, linear programming problem. लीनियर वर्ड भी उसको क्यों बोल देते हैं, अगर तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है तो. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है. ओके तो हम लोग जो इक्वेशंस बनाएंगे, दोज इक्वेशंस कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर एंड दोज विल बी स्ट्रेट लाइंस, इसलिए उसको एलपीपी बोला जाता है. वरना इंजीनियरिंग लेवल पर, ओके इंजीनियरिंग लेवल पर इन दिस पर्टिकुलर केस इफ वी एवर ट्राई टू टॉक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के बदले में कर्वी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी आता है, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आल्सो यू विल हैव टू ट्राई टू प्लॉट. लेकिन तुम लोग कॉमर्स के बच्चे लोग हो, तुम लोग को वो सब कुछ नहीं समझ में आएगा. ओके सो आईसीए हैज डन अ वेरी सिंपल पार्ट. दे हैव ट्राई टू मेक अ चैप्टर कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग वो प्रॉब्लम. सो व्हाट डू वी डू, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, तुमको एक सिचुएशन तो वो दिया रहेगा, कन्वर्ट दैट इनटू मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है, इक्वेशंस बना दो, वैसे का वैसे उसको छोड़ दो. सो वी आर क्रिएटिंग एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट ए ऑफ द चैप्टर है कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन मतलब जस्ट फॉर्मुलेट द एलपीपी, लीव इट अप एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ओनली, सॉल्व नहीं करने का. ठीक है, सेकेंड स्टेज अभी सॉल्व भी तो करने का है. तो अगर उन इक्वेशंस के अंदर दो ही वेरिएबल हैं, यू कैन सॉल्व यूजिंग ग्राफ पेपर यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, तो अगर दो ही वेरिएबल होंगे यू कैन सॉल्व यूजिंग योर ग्राफ पेपर. दैट इज योर पार्ट बी ऑफ द चैप्टर कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड. लेकिन ऑब्वियसली अगर 3 वेरिएबल होंगे, योर ग्राफ इज नॉट अ 3 डायमेंशनल ग्राफ. नो ओके, ऑल्दो अगर कंप्यूटर के ऊपर वो करोगे तो कंप्यूटर के अंदर तुम्हारे पास 3 डायमेंशनल ग्राफ्स का भी ऑप्शन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. एक हाइट होता है, एक लेंथ होता है, एक डेप्थ होता है. ओके लेकिन वो कंप्यूटर के ऊपर ही होएगा. ओके तो इन एनी केस अगर 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल होंगे then there is a technique called as simplex to solve such equations. Okay, that will be the concluding part. Okay, so what we all are starting is formulation, then we'll be doing graphical method. Okay, and lastly we'll be ending with simplex. Okay, again like assignment and transportation, somebody might tell you simplex is the worst thing wo ever, but again that is the most logical thing. Assignment or transportation के अंदर I have not given you any songs to remember. I have only tried to do by logic. In simplex also it will be only logic and nothing else. Okay, so just trying to give you that introduction first. Textbook question number 1, chapter number 15, linear programming problems. Question number 1, what is linear programming problem? You all write down. छोटा छोटा वो लिखना. Every businessman will have an objective that is profit maximization or cost minimization. Full stop. These objectives have to be achieved under few constraints. Last line, converting this into a mathematical model. Converting this into a mathematical model is said to be
creating an LPP. Question number 2. What are 3 parts of this chapter? You all write on first, formulation. Second, solving by graphical method. ग्राफिकल मेथड के आगे लिख के रख लेना where there are only 2 variables. Third, solving by simplex. SIMPLEX. In brackets can be used irrespective of number of variables. चलिए, question number 1 and 2 is done. 3 is just an example from my side ताकि you all can try to get hold of this particular chapter. So let's start question number 3. A company produces and sells 2 products A and B with a profit of rupees 10 and 5 respectively. Obviously वो profit per unit ही होएगा. Product A requires 3 kgs of raw material P and 2 kgs of raw material Q, whereas product B requires 2 kgs of raw material P and 3 kgs of raw material Q. Maximum raw material available is 100 kgs of P and 200 kgs of Q. Formulate LPP to find product mix to maximize the profit. चलो ठीक है, तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है that is to maximize the profit. First 10 questions के आसपास I am trying to give you the summary of the data also ताकि you all understand the question in a proper way. Okay, धीरे धीरे as we progress तो summaries वगैरह तो वो निकाल देंगे, we'll directly get on to the work only. ठीक है, तो you all write down question number 3 summary. Particulars A, B, right hand side पे some space you all can keep. अच्छा, A और B के बाद leave one line और उसके बाद we are now writing जो भी डेटा है क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट पर यूनिट. 1 यूनिट ऑफ A बनाएगा तो 10 रुपीज का प्रॉफिट, 1 यूनिट ऑफ बी बनाएगा 5 रुपीज का प्रॉफिट. फिर उसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल पर यूनिट. तो 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल आर देयर, पी एंड क्यू. अच्छा, तो सम के ना जरा चेक करो. 1 यूनिट ऑफ ए बनाता है तो पी का कितना केजीज लग जाता है 3, क्यू का 2, और 1 यूनिट ऑफ बी बनाएगा तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है. अच्छा, आगे मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल इज 100 kgs ऑफ पी एंड 200 kgs ऑफ क्यू. ठीक है, so therefore यहाँ पे on right hand side you all can write down अपने पास P maximum 100 kgs अवेलेबल है और ये जो है 200 kgs अवेलेबल है. लास्ट लाइन जरा पढ़ो. फॉर्मुलेट एलपीपी, दैट्स ओके, to find product mix to maximize the profit. चलो ठीक है, so your objective is to try to maximize the profit. मेरे को जरा एक चीज वो बोलो, your objective is to get highest total profit. बेटा ये प्रॉफिट पर यूनिट है, मेरे को जरा बोलो प्रॉफिट पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को टोटल प्रॉफिट मिल जाए. कॉमन सेंस चीज बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है,
वैसे भी सम के अंदर वही लिखा हुआ है, देखो फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मुलेट एलपीपी टू फाइंड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होएगा, ए का कितना यूनिट्स बनाओ, बी का कितना यूनिट, वट एवर यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज ऑलवेज योर वेरिएबल, ठीक है। सो देयरफॉर आई हैव टू डिफाइन माय वेरिएबल्स फर्स्ट, ओके। मतलब लेट सपोज x1 and x2 be the number of units of product A and product B to be produced। जो भी तुमको फाइंड आउट करना है दैट बिकम्स योर वेरिएबल। अल्टीमेटली देखो अभी हम लोग इक्वेशंस बना रहे हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऑल्दो इस चैप्टर के अंदर नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन सॉल्व करेगा तो तेरे को कुछ वैल्यू वो मिलना चाहिए। तेरे को किस चीज का वैल्यू चाहिए, तेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। सो वट एवर यू वॉन्ट एज अ फाइनल आंसर, तुमको जिस चीज का वैल्यू चाहिए दैट इज नथिंग बट योर वेरिएबल। डिफाइनिंग वेरिएबल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बराबर से डिफाइन वो करने का कि x1 and x2 और एनी टू नंबर्स और एनी टू वेरिएबल्स दैट यू ऑल वांट, से x and y और z व्हाटएवर, ओके, बट डिफाइन द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तो यहां पे अभी जरा लिख के रखो, लेट x1 and x2 be number of units of A and B to be produced and sold respectively। अच्छा, just one small thing, by default there are no stocks in any problem, okay। So whatever you produce you will sell also as a rule in all the questions in all the chapters ever, okay। That I've told in all the previous chapters also, that thing will always remain। stock होएगा, some will tell you, ठीक है। तो अभी एक काम जरा करो, इससे पहले यहां पर you all can write down वो जो एक लाइन वो रखा था, यहां पे x1, यहां पर x2 and these stand for number of units। सुनो, तुम्हारा आंसर एलपीपी के अंदर हमेशा दो पार्ट्स के अंदर होएगा। फर्स्ट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, सेकंड, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए दिक्कत क्या है। मेरे को जरा बोलो, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अभी एक काम जरा करो, मेरे को बोलो टोटल प्रॉफिट मेरे को कैसे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, यू ऑल कैन टेल मी, क्योंकि तुम लोग मेरे को एग्जैक्ट एक नंबर तो बोल नहीं पाओगे, ओके। मेरे को वेरिएबल्स के तौर पे बोलो, सर दिस इज हाउ आई विल ट्राई टू कंप्यूट माय टोटल प्रॉफिट। मेरे को बोलो व्हाट इनटू व्हाट प्लस व्हाट इनटू व्हाट, बोलो 10 पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, दैट इज x1, राइट, और यहां पे 5 इनटू x2 एज सच, ओके। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो नेक्स्ट लाइन पे यू ऑल राइट डाउन रोमन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आगे पहले ना वर्ड्स में लिखा करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सम के अंदर भी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। धीरे धीरे क्वेश्चंस व्हेनेवर यू विल रीच अ हायर लेवल, ये सब चीजें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया रहेगा, यू विल हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट सम के सिचुएशन के हिसाब से कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है। अभी वो इनिशियल क्वेश्चंस हैं तो वो दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, पहले मेरे को जरा बोलो कि यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, नो। ये जो प्रॉफिट है चाहे कॉस्ट भी है, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टैंडर्ड लेटर Z, ओके। माय ऑब्जेक्टिव दैट Z शुड बी हाईएस्ट। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख के रखो मैक्सिमाइज, मैक्स करके भी वो लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू लिखो। अच्छा, तो मैक्सिमाइज Z मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ओके। मेरे को जरा बोलो प्रॉफिट फंक्शन तुम्हारा क्या होगा। प्रॉफिट फंक्शन मतलब प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करोगे, 10 पर यूनिट ऑफ A इंटू कितना यूनिट्स ऑफ A, x1, 5 पर यूनिट ऑफ B इंटू x2 यूनिट्स ऑफ B। तो यहां पे लिख सकते हो बस 10x1 प्लस 5x2। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता
तो ऑब्वियसली x1 एंड x2 कैन अज्यूम एनी हाईएस्ट वैल्यूज यार. ओके, जितना ज्यादा x1 और x2 होगा, कैन वी से z का वैल्यू उतना वो बढ़ता रहेगा. लेकिन तुम लोग ऐसा कर नहीं पाओगे. मेरे को बोलो कर नहीं पाओगे, क्यों कर नहीं पाओगे, क्या दिक्कत है सर? मटेरियल्स का दिक्कत है सर. अपने पास 100 किलो से ज्यादा तो है ही नहीं ऑफ मटेरियल P. अपने पास Q का भी दिक्कत है. दीज आर कॉल्ड एज प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर विल बी एड्रेस्ड एज कंस्ट्रेंट्स. ओके, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन रोमन नंबर constraints. अच्छा, अगर कंस्ट्रेंट्स को कभी नाम दे सकते हो तो अच्छा रहेगा अपने मन से. जैसे दीज आर रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट्स. ओके, सो देयरफॉर यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल P. अच्छा, एक मिनट. मैं 1 यूनिट ऑफ A बनाएगा P का कितना केजीज कंज्यूम हो जाएगा? 3. तो मैं A का, पहले मेरे को जरा बोलो कितना यूनिट्स बनाऊंगा. मैं A का कितना यूनिट्स बनाएगा? x1. तो कैन यू से 3 into x1. These are the number of kgs of P that will get consumed for making A. प्लस मेरे को बोलो B के लिए कितना यूज हो जाएगा? 2x2. तो कैन यू से 3x1 प्लस 2x2. दिस इज द टोटल मटेरियल दैट आई विल कंज्यूम. और ये वाला रॉ मटेरियल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 100. ओके, तो यहां पर पहले वो लिख के रखो 3x1 प्लस 2x2. अच्छा, दिस इज माई टोटल मटेरियल. एक मिनट, इतना मटेरियल किस चीज के लिए यूज हो जाएगा? ए के लिए. इतना मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा किसके लिए? बी के लिए. और ये वाला जो टोटल मटेरियल है किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 100. उससे ज्यादा मटेरियल मेरे पास वो नहीं है. तो मतलब दिस टोटल कैन बी मैक्सिमम कितना? 100. सो लेस देन और इक्वल टू 100. वैसे एक नॉर्मल चीज, बस मैं मैथ्स तो वो कर रहा हूं तो इसके लिए दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, अगर आप सिर्फ इक्वल टू का साइन डाल दो दैट इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी. दिस इज अ साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, बस वो तुम्हारी रेफरेंस के लिए. अभी यहां पे जरा लिखिए रॉ मटेरियल Q. इक्वेशन मेरे को जरा बोलो 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 200. अच्छा, इस क्वेश्चन के ने दो ही वो कंस्ट्रेंट से. द मोमेंट यू स्टार्ट टू थिंक दैट योर क्वेश्चन इज ओवर, लास्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट डाल ही देने का. कैन यू से x1 एंड x2 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहां पे टाइम पास के लिए ये वाला चीज लिख ही देने का, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. कॉमन सेंस चीज है. अगर तुम लोग यहां पे मैथ्स के बारे में बात कर रहे हो, कैन यू से x1 एंड x2 को अगर मैं कुछ नहीं वो बोलता, दे कैन अज्यूम एनी वैल्यू. नो यार, दे कैन अज्यूम अ नेगेटिव वैल्यू आल्सो, बट वी नो दैट दीस आर नंबर ऑफ यूनिट्स. नो, नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो x1, x2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बस क्वेश्चन तुम्हारा वो खत्म हो गया. दिस इज ऑल इट. ठीक है, अभी धीरे धीरे चीजें तो ऐसे ही वो रहने वाली हैं. सिचुएशंस मुश्किल होता जाएगा, लेकिन इन चैप्टर नंबर 1 दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू बी डूइंग. मेक द थिंग्स लाइक दिस, डू नॉट सॉल्व इट. ओके, अगर वो लोग बोलेगा ना फॉर्मुलेट द एलपीपी, तो फॉर्मुलेट वर्ड बोल दिया मतलब सॉल्व नहीं करने का. ठीक है, अगर बोला है एंड सॉल्व इट टू गेट द आंसर, देन यू रेफर योर नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, दैट इज सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड और सॉल्व बाय सिंप्लेक्स. ठीक है, यहां पे अभी दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वी हैव फ्रेम्ड द थिंग्स एंड दैट्स इट. सबको समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. Company has 3 operational departments: weaving, processing, packing, with capacity to produce 3 different types of clothes, namely suiting, shirtings, and woolens, yielding a profit of 2, 4, and 3 per meter respectively. 1 meter of suitings requires 3 minutes in weaving, 2 minutes in processing, 1 minute in packing. Similarly, 1 meter of shirting requires
4 minutes in weaving, 1 minute in processing, 3 minutes in packing, while 1 meter of woolens will require 3 minutes in each department. In a week, total run time for each department is 60, 40 and 80 hours for weaving, processing and packing. Formulate the LPP to find. किधर भी ये लिखा आ गया ना, to find, what you have to find out, that will become your variable. So what you have to find out? Find the product mix to maximize the profit. तो एक मिनट, product mix मतलब can we say you have to find out number of units? तो मेरे को जरा बोलो तुम्हारे 3 products का नाम क्या है? सूटिंग, शर्टिंग बोलते. एक मिनट, ये वीविंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग क्या था? ये दीज वर 3 प्रोसेसेस. ओके, तो अभी एक कॉमन सेंस चीज है. हमने क्या बोला है? सर वी हैव टू मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट. कैन वी से क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स के 3 प्रॉफिट्स पर यूनिट तो हैं. सो टू रीच टोटल प्रॉफिट वी विल रिक्वायर नंबर ऑफ यूनिट्स. वैसे भी क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ही निकालने का है. डिफाइन योर वेरिएबल्स इन अ प्रॉपर वे. सो मेरे को जरा बोलो लेट x1, x2 एंड x3. वो लिखो मत, मेरे को जरा बोलो b. आगे बोलो. Number of meters produced of suitings, shirtings and woolens respectively. समझ में आता है? Please have a habit of defining the variables. ये चीज मत क्या करो कि समरी के अंदर अगर x1, x2 और x3 वो लिख दिया, you are not defining the variables. Define the variables in a proper way. ठीक है? So let us start. You all write down. पिछली बार की तरह जैसे A और B था, अभी तुम्हारे 3 प्रोडक्ट्स का नाम लिखो. So particulars, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, वुलन्स और राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा गैप चाहिए अपने को. नंबर ऑफ मीटर्स जिसको हम लोग बाद में डिफाइन करेगा, x1, x2, x3. जस्ट कॉपी द डेटा इन अ प्रॉपर वे. वो लोगों ने सेम ऑर्डर के अंदर दिया है नहीं दिया वो चेक कर लिया करो. सूटिंग, शर्टिंग्स, वुलन्स 2, 4, 3. अच्छा, कैन वी से ऊपर जो टाइम दिया हुआ है बेटा अभी, दोज आर मिनट्स पर मीटर नो इन ईच डिपार्टमेंट. तो यहां पे लिख के रख सकते हो मिनट्स रिक्वायर्ड पर मीटर in each department मतलब weaving, processing, packing. अच्छा, अभी ध्यान से पढ़ना. 1 meter of suiting will require 3 minutes in weaving. तो ये बेटा 3 है. 2 minutes in processing, ये 2 है. 1 minute in packing. Similarly, 1 meter of shirtings will require 4 minutes in weaving, 1 minute in processing, 3 minutes in packing. आगे 1 meter of woolens will require 3 in each department. So 3, 3, 3. आगे जरा चेक करो. In a week, total run time of each department is 60, 40 and 80. अब but those are which यार? Those are hours. Okay, ये तुम्हारे डेटा मिनट्स के अंदर है ना, तो आप लोग hours के अंदर अभी वो लिख ही देना. तो मैक्सिमम टाइम वीविंग के अंदर आपके पास कितना आवर्स है बेटा? 60. 60 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा? 3600 मिनट्स. मैक्स 2400 मिनट्स. मैक्स 80 into 60, 4800 minutes. ये तुम्हारा समरी है फॉर योर रेफरेंस. इसके बाद योर थिंग स्टार्ट्स. ओके, you get marks for defining the variables. Okay, so don't criticize the institute if you do not get marks. You should try to criticize for yourself. तो यहां पे लिखो जरा प्लीज. Let x1, x2
and x3 be the number of meters of suiting, shirtings and woolens respectively. I guess इसके बाद you all can continue, तुम लोगों से हो ही जाएगा. नेक्स्ट साइन पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रोमन नंबर 1. Dash maximization of profit नेक्स्ट लाइन पे देखो बोल बोल के तो वो लिखते रहो. बोलो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3. नेक्स्ट लाइन पे लिखो रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स. नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट. मेरे ख्याल से ये तीनों कंस्ट्रेंट्स को ना एक कॉमन नाम भी दे सकते हो, टाइम कंस्ट्रेंट. अपने पास टाइम का कमी है यार, तो यहां पे लिख सकते हो टाइम कंस्ट्रेंट. तो सबसे पहले वीविंग डिपार्टमेंट. ये शुरू वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट आई वांट यू ऑल टू डेवलप अ माइंडसेट लाइक दिस. सर 1 यूनिट ऑफ शूटिंग बनाएगा, कितना मिनट चला जाएगा 3. कितना मीटर्स बेटा बनाएगा x1. सो 3x1 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग शूटिंग्स. 4x2 इज द टाइम फॉर मेकिंग शर्टिंग्स. उसके बाद 3x3 इज द टाइम फॉर मेकिंग वुलन्स. तो इतना टोटल टाइम चला जाएगा फॉर मेकिंग ऑल द 3 प्रोडक्ट्स. And the total time that we have is कितना 3600. तो यहाँ पे you all can now write down 3x1 plus 4x2 plus 3x3 is maximum मतलब less than equal to, ये वाला टाइम इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं हो सकता, 3600. नेक्स्ट 2 का भी वो कर दो और उसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स डाल दो. चलो दैट ends क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 you all will start. ये क्यूट क्वेश्चंस हैं, these are very easy questions. पढ़ो. A manufacturer produces 3 products y1, y2, y3 from 3 raw materials x1, x2, x3. Just one request, अगर किधर भी x1, x2, x3 is part of your sum only, use some other variables please. Okay, आगे. The cost of raw material x1, x2, x3 is rupees 30, rupees 50 and rupees 120 per kg respectively. And they are only available in limited quantities of 20 kgs of x1, 15 kgs of x2 and 10 kgs of x3. The selling price of y1, y2, y3 is 90, 100 and 120 per kg respectively. In order to produce 1 kg of y1,
half kg of x1, 1/4 kg of x2 and 1/4 kg of x3 are required. Similarly, to produce 1 kg of y2, 3/7 kg of x1, 2/7 of x2, 2/7 of x3 are required. And to produce 1 kg of y3, 2/3 kg of x2 and 1/3 kg of x3 are required. ठीक है, तो मेरे ख्याल से y3 बनाने के लिए x1 नहीं चाहिए. फॉर्मुलेट दिस एज अ LPP टू मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट. तो अभी ये बिगिनिंग वाले वो क्वेश्चंस हैं. एज आई टोल्ड यू, तुमको काफी चीजें तो वो दिया रहता है. तो सम के लिए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे साथ. ओके, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर व्हाट यू हैव टू बी डूइंग, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मेरे को जरा बोलो हाउ यू विल गेट द प्रॉफिट, बाय सेलिंग योर 3 प्रोडक्ट्स. नो, मेरे को बोलो 3 प्रोडक्ट्स का नाम क्या है बेटा, y1, y2, y3. एक समरी तो वो बनाते हैं, उसके बाद आगे तो वो कंटिन्यू करेंगे. राइट डाउन प्लीज. एक लाइन छोड़ दो. इसके बाद जो डेटा है क्वेश्चन के ना, आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास ना y1, y2, y3 का जरा देख लो सेलिंग प्राइस है किधर ना किधर. ढूंढो जरा, मेरे को बोलो 3 सेलिंग प्राइसेस बेटा कितने हैं, 90, 100, 120. एक लाइन छोड़ना, उसके बाद जरा लिखिए सेलिंग प्राइस. $90, 100, 120. अच्छा, ये एक डेटा है. अभी मेरे ख्याल से अपने पास सम के लिए देखो जो डेटा है कि y1, y2, y3 बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स कितना कितना चाहिए, वो आप लोगों को वो दिया हुआ है. तो यहां पे जरा लिख के रखो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट. और रॉ मटेरियल क्वेश्चन के ना 3 है, x1, x2, x3. अच्छा, दे आर अवेलेबल इन, पहले ये जरा वो देख लो. दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ 20 kgs ऑफ x1, 15 kgs ऑफ x2, 10 kgs ऑफ x3. तो यहां पे ऑन राइट हैंड साइड लिख के रख सकते हो मैक्सिमम 20 kgs, 15 kgs, 10 kgs. अच्छा, टेक्स्ट बुक जरा देखो, मेरे को जरा बोलो x1 का 1 किलो खरीदेगा भाई, तेरा कॉस्ट कितना होएगा x1 का. x1 इज योर मटेरियल. नो, मार्केट से जाके तो खरीदोगे ना, कॉस्ट कितना होएगा बेटा 30. तो यहां पे जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन लिख के रखना, दिस कॉस्ट ₹30 पर kg, दिस विल कॉस्ट 50 पर kg and this will cost 120 per kg. चलो, तो तुम्हारा फर्स्ट लाइन हम लोगों ने डाल दिया, सेकेंड लाइन भी डाल दिया, थर्ड लाइन भी डाल दिया, फोर्थ लाइन भी डाल दिया. आगे फिफ्थ, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ y1, ठीक है, 1 किलो ऑफ y1 बनाने का है तो हाफ kg ऑफ x1, ठीक है, हाफ, 1/4 kg of x2, 1/4, and 1/4 kg of x3 are required. Similarly, to produce 1 kg of y2, 3/7, okay, 2/7 and 2/7 are required. And to produce 1 kg of y3, 2/3 kg of x2, so this is 2/3, 2/3 kg of x2 and 1/3 kg of x3. तो मेरे ख्याल से ये नहीं चाहिए, यहां पे डैश आ जाएगा. सुनो, अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर है यू हैव टू ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. नहीं भी दिया रहेगा ना, धीरे धीरे सिचुएशन पकड़ के यू शुड ट्राई टू जज यार कि अल्टीमेटली इस बंदे को दिक्कत क्या होएगा. सर ही विल हैव टू डिसाइड कि अपने 3 प्रोडक्ट्स का कितना कितना यूनिट्स बनाओ ताकि प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाए. दैट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो एक मिनट, तुमको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. पहले मेरे को जरा बोलो, क्या तुम लोग मेरे लिए प्रॉफिट पर यूनिट इस डेटा को देखकर निकाल पाओगे. तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट मेरे ख्याल से थोड़ी देर में मिल जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होएगा, सर नंबर ऑफ यूनिट्स विल हैव टू फाइंड आउट.
जो भी तुमको फाइंड आउट करना है दैट बिकम्स व्हाट फॉर यू यार, वेरिएबल्स. सो वट एवर यू हैव टू गेट बाय सॉल्विंग दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट योर वेरिएबल. तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे लिख लेना पी क्यू आर. मेरे को बोलो पी क्यू आर क्या होएगा बेटा, नंबर ऑफ केजीज या यूनिट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू बी सेइंग, दैट्स ओके. तो नंबर ऑफ केजीज विल बी पी क्यू एन आर. यहां पे पहले उसको डिफाइन करो, लिखो लेट P, Q, R be the number of kgs of y1, y2 and y3 to be produced and sold respectively. सुनो अभी, लेकिन अब जरा सोचो, देखो नंबर ऑफ यूनिट्स आर पी क्यू आर, यू विल स्टिल वांट प्रॉफिट पर यूनिट नो, जो पिछले दो क्वेश्चंस के था. तो प्रॉफिट पर यूनिट तो निकालो अभी. कैसे, प्रॉफिट पर यूनिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. नो, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा. ओके तो आप लोग नेक्स्ट लाइन पे जरा लिख के रखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट. Or profit per kg, both of them mean the same particular thing. 1 unit is 1 kg for us. तो लिखो अभी सेलिंग प्राइस y1, y2, y3 सेलिंग प्राइस 90, 100, 120 लेस कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा y1 बनाएगा तो बेटा x1 का भी खर्चा होएगा तेरा, x2 का भी खर्चा होएगा, x3 का भी खर्चा होएगा. अभी इतना एक्सपेक्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड वो डायरेक्टली ऑल्सो. y1 का एक यूनिट बनाएगा, आधा किलो ऑफ x1 लग जाएगा. यू विल गो टू द मार्केट एंड बाय x1 एट व्हाट रेट, 30, बट आई रिक्वायर ओनली हाफ kg नो. सो 30 इंटू हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 15. 15 to 1/4 12.5, 120 into 1/4 कितना हो जाएगा, 30. अभी कई जगह पे आई विल वांट कि 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स यू ऑल नो. अभी 30 इंटू, आई गेस यहां पे ना हर जगह पे 7 है, तो मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट नंबर शायद नहीं आएगा. कीप इट ऑफ लाइक दैट ओनली. सो 30 इंटू 3/7 कितना आ जाएगा बेटा, 90/7. No harm, you keep the things like that only. This will become कितना, 100/7, 240/7. लास्ट वाला 0, 50 into 2/3 कितना हो जाता है, 100/3 रख लेता है. आप क्या करो, सुनो अभी, अभी डिनोमिनेटर 3 है ना, तो यहां पे भी आप लोग फिर वैसे वो रख ही लेना बेटा, 120/3. सुनो थोड़ा सा और बस तुम्हारा मैथ्स ठीक कर रहा हूं. y1 तो तुम लोग कंप्यूट करके ये मेरे को बता दो पहले, कितना आ जाएगा, 32.5 प्रॉफिट पर यूनिट. एक सेकेंड, एक यहां पे 7 है ना बेटा, तो मैं क्या बोलता हूं, 100 कैन बी रिटन एज, मेरे को अगर डिनोमिनेटर वो 7 का चाहिए, यहां पे आप लोग क्या लिख सकता है, 700/7, वो लिख ही दो उसको. देखो जब तक तुमको सॉल्व नहीं करने का है, क्योंकि वी आर ओनली ट्राइंग टू डू द फॉर्मुलेशन, वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व. तुमको क्या फर्क पड़ता है, वो डिनोमिनेटर तो वो रहने दो उसको यार. तो 700 minus 90 minus 100 minus 240/7 will become a common thing over here. कितना आता है,
120 को तुम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? 360 डिवाइडेड बाई 3, 220 कितना आ जाएगा? 140 ना? 140 डिवाइडेड बाई 3। चलो, प्रॉफिट पर यूनिट है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली लाइक एनी अदर क्वेश्चन यू ऑल हैव डन। मेरे को पहले ओरली बोल देना, देन यू ऑल राइट इट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, बोलो आगे, 32.5 p प्लस 270 बाई 7 q प्लस 140 बाई 3 r। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट, मेरे ख्याल से ऑल कंस्ट्रेंट्स कैन बी रिटन एज रॉ मटेरियल का कंस्ट्रेंट। ठीक है, मेरे को एक बोल दो, बाकी मेरे को समझ में आ जाएगा। बोलो 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 बोलो। हाफ पी प्लस 3/7 क्यू प्लस ये चीज नहीं भी लिखा तो भी वो चलेगा, शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना? 20। सेम वे फॉर द अदर टू ऑल्सो। ओके, स्टार्ट करो, लिखो। रोमन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन maximization of profit, नेक्स्ट लाइन पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 32.5 p प्लस 270 बाई 7 q प्लस 140 बाई 3 r। Roman number 1, Roman number 2, constraints. तो सबसे पहले x1 का कंस्ट्रेंट में 1 यूनिट ऑफ y1 बनाएगा, आधा किलो ऑफ x1 चला जाएगा। मैं कितना यूनिट्स ऑफ y1 बनाएगा? p, सो हाफ p इतना चला गया y1 के लिए, प्लस 3/7 q प्लस 0, वो नहीं भी लिखोगे तो भी वो चल जाएगा। मैक्सिमम दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू दिस योर टोटल मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 20। और सुनो, शो ऑफ करके इसको सिंप्लीफाई करके कुछ यूज नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, दैट टाइम विल स्टार्ट टू सिंप्लीफाई देम, बिकॉज वी ओनली विल हैव टू सॉल्व इट। ओके, लेकिन इस चैप्टर के लिए अगर सिर्फ फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है, यू लीव इट ऑफ लाइक दैट ओनली। ठीक है, ये हो गया। x2 करो, x3 करो, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, इट्स ओवर। चलो, that line question number 5. चलो, from question number 6 onwards I have tried to create some kind of complication.
शायद तुम लोगों को वेरिएबल्स डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, यू विल हैव टू गेस फ्रॉम द क्वेश्चन कि तुम्हारे वेरिएबल्स क्या होंगे, बट देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल, whatever you want to find out that is your variable, that's it, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के उस बिजनेसमैन को हमसे क्या चाहिए, जो भी उसको हमसे चाहिए, that is nothing but your variables, okay। So question number 6 please. The manager of an oil refinery must decide on the optimal mix of the two possible blending processes of which input and output per production run are as follows. एक सेकेंड वो फिर से पढ़ो। द मैनेजर ऑफ अ ऑयल रिफाइनरी मस्ट डिसाइड ऑन, जो भी उसको चाहिए वो ही अपना वेरिएबल्स है, मस्ट डिसाइड ऑन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ द टू पॉसिबल ब्लेंडिंग प्रोसेसेस ऑफ विच इनपुट एंड आउटपुट पर प्रोडक्शन रन इज। पर प्रोडक्शन रन मतलब एक बार मशीन चलता है, दैट इज कॉल्ड एज वन रन, ओके। तो पर प्रोडक्शन रन इनपुट और आउटपुट क्या है वो जरा पढ़ो। तो एक बार मशीन चलेगा, इनपुट यूनिट्स क्रूड ए, प्रोसेस 1 के अंदर क्रूड ए का कितना यूनिट्स इनपुट हो जाएगा 5, क्रूड बी का कितना हो जाएगा 3, प्रोसेस 2 के अंदर 4 एंड 5। आउटपुट इन यूनिट्स, तो आपके दो प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर आते हैं, एक गैसोलीन एक्स, एक गैसोलीन वाई, 5 एंड 8, 4 एंड 4, ठीक है। The maximum quantity available for crude A and crude B, I guess crude A and crude B are input मतलब raw material, are 200 and 150 respectively. Market requirements show that at least 100 units of gasoline X and 80 units of gasoline Y must be produced. The profit per production run from process 1 and 2 are 300 and 400 respectively. Formulate this as a LPP. देखो मेरे लिए ना एक चीज आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल, तो वो हो जाता है, आपके पास ना प्रॉफिट पर रन है, मतलब एक बार मशीन चलाता है तो भाई प्रॉफिट कितना आता है मेरे पास वो है, और वो कितना है 300 and 400। अभी ऑब्वियसली योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो आपके पास प्रॉफिट पर रन है। बस मेरे को जरा बोल दो प्रॉफिट पर रन को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि टोटल प्रॉफिट आ जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी तुमको फाइंड आउट करना है दैट इज योर वेरिएबल। So therefore in this particular question let this and this be, आगे मेरे को जरा बोलो, let something and something be, आगे मेरे को जरा बोलो, number of production runs, number of production runs of what, मेरे को जरा बोलो, of what, process 1 and process 2, no, those are the two processes which go on here in this particular case, okay। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, you all write down question number 6, summary तो वो बना रहे, लिखो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, एक लाइन छोड़ो पहले, उसके बाद लिखो प्रॉफिट पर रन। एक बार प्रोसेस 1 चलेगा कितने का प्रॉफिट दे देगा 300, प्रोसेस 2 चलेगा कितने का प्रॉफिट दे देगा 400। अच्छा, लेकिन प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 चलाने के लिए तुमको रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल का नाम बोलो, क्रूड ए क्रूड बी, और जब प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे तुम्हारे दो प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट्स का नाम बोलो, गैसोलीन एक्स, गैसोलीन वाई। सम के ना जो डेटा है कैन वी से दो ज्यादा इनपुट एंड आउटपुट पर प्रोडक्शन रन हो, तो यहां पे आप लोग लिख के रखो इनपुट पर रन, क्रूड ए क्रूड बी। प्रोसेस 1 का एक रन अगर चलेगा तो क्रूड ए का कितना यूनिट्स मांगता है 5, ध्यान से कॉपी करना, क्रूड बी का कितना यूनिट्स मांगता है 3, और प्रोसेस 2 जब भी चलता है 4 चाहिए और 5 चाहिए। आगे आउटपुट पर रन, ये सारा डेटा पर प्रोडक्शन रन ही है ना। अच्छा, प्रोसेस 1 एक बार खत्म हो गया तो आपके दो प्रोडक्ट्स बाहर आएंगे बेटा, एक्स और वाई।
प्रोसेस 1 खत्म हुआ तो गैसोलीन एक्स का कितना यूनिट्स बाहर आएगा 5, गैसोलीन वाई का कितना यूनिट्स बाहर आएगा 8। आगे प्रोसेस 2 के लिए ये कितना हो जाएगा 4 and 4। सम के ना आगे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम क्वांटिटी अवेलेबल फॉर क्रूड ए एंड बी आर 200 यूनिट्स एंड 150 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो ए का बेटा मैक्सिमम जो तेरे पास अवेलेबल है वो कितना है 200 और इसका मैक्सिमम 150। लेकिन आगे बराबर से पढ़ो, मार्केट रिक्वायरमेंट शो दैट एट लीस्ट 100 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन एक्स एंड 80 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन वाई मस्ट बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो मिनिमम मेरे को एक्स का आउटपुट कितना मांगता है 100 और मेरे को ये मिनिमम कितना मांगता है 80। अच्छा, इवन इफ यू राइट डाउन दिस नो, आप लोगों को एक चीज स्ट्राइक होना चाहिए, यहां पे मेरे पास प्रॉफिट पर रन है, माय ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पर रन को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से। तो यहां पे जो लाइन ब्लैंक है लिख के रखो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। अभी एक्स और वाई था ना यार इधर, तो आई जस्ट राइट डाउन पी एंड क्यू। लेट्स डिफाइन, लिखिए लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 बी P and Q respectively। एक छोटा सा चीज बस जैसे रिक्वेस्ट, अगर यहां पे P और Q छोटा छोटा यूज करते हो पूरे समय छोटा छोटा यूज करना, अगर बड़ा बड़ा यूज करते हो तो बड़ा बड़ा यूज करना बस। ओके, तो आई गेस वी ऑल कैन स्टार्ट वे विद द थिंग्स। हम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा यहाँ पे, अभी और कुछ तो अपने को वो चाहिए नहीं। यू ऑल राइट डाउन रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट लाइन पे लिखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू। अच्छा, प्रोसेस 1 का एक रन मारेगा 300 का प्रॉफिट कमा लेगा, उसका कितना रन्स में मारेगा P। प्रोसेस 2 का एक रन मारेगा 400 का प्रॉफिट, कितना रन्स मारेगा Q। लिखो रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट लाइन पे लिखो फर्स्ट, पहले लिख लेते हैं इनपुट कंस्ट्रेंट। सबसे पहले ए का, आई नो इट इज इजी, आई नो यू ऑल हैव ऑलरेडी डन इट, लेकिन यू शुड ट्राई टू थिंक। एक बार प्रोसेस 1 चलाएगा कितना यूनिट्स ऑफ ए कंज्यूम हो जाएगा 5। कितनी बार प्रोसेस 1 में चलाएगा P टाइम्स, सो 5P विल रिप्रेजेंट कि मेरा क्रूड ए कितना कंज्यूम हो गया प्रोसेस 1 के लिए, लेकिन वो कंज्यूम प्रोसेस 2 के लिए भी होएगा प्लस 4Q। दिस विल बी माई टोटल कंजम्पशन ऑफ ए एंड टोटल कंजम्पशन ऑफ ए बॉस कैनॉट एक्सीड कितना 200। बी का भी करो। थ्री पी प्लस 5Q इज लेस देन इक्वल टू 150। सेकेंड, एक आउटपुट कंस्ट्रेंट भी आ जाएगा इधर,
अच्छा सुनो, एक बार प्रोसेस 1 चला, x का कितना यूनिट्स बाहर आ जाएगा, p। प्रोसेस 1 कितने टाइम्स चलेगा, p टाइम्स। सो 5p विल बी द आउटपुट ऑफ x ओनली फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 से भी तो बाहर आएगा, प्लस 4q। दिस विल बी द टोटल आउटपुट ऑफ x फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। और सबने क्या बोला है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 100। आगे बोलो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। आगे 8p प्लस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 80। कई लोग मैथ्स के ना बहुत अच्छा होता है, वो लोग बोलते हैं सर 4 से डिवाइड करूं, उसको वो सिंप्लीफाई कर दूं, कर दो, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सुनो, तो दिस थिंग इज ऑल डन। मोमेंट यू थिंक सम इज ओवर, एक चीज नहीं भूल जाना, लिखा करो थर्ड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। और कभी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर सिर्फ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लिखने के लिए कितना मार्क्स मिलता है, लिखो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 सुनो, ध्यान से पढ़ना। द लेवल इज राइजिंग। जरूरी नहीं है दैट इन एवरी क्वेश्चन वी आर ओनली ट्राइंग टू टॉक ऑफ बिजनेस वेयर बाय इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कुछ और होएगा, ट्राई टू गेस इट आउट फ्रॉम द क्वेश्चन। पढ़िए जरा प्लीज। द ओनर ऑफ फैंसी गुड शॉप इज इंटरेस्टेड टू डिटर्मिन, चलो ये लाइन आ गया, दैट इज अ बोनस फॉर मी। हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट्स टू रिलीज इन द सिलेक्टेड मैगजीन्स ABC। जैसे ये लाइन पढ़ लेते हो तो उनको तुमसे क्या चाहिए, हाउ मेनी एड्स टू रिलीज इन द 3 मैगजीन। तुमको वही बताने का है जो तुमको बताने का है, दैट इज योर वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर x1 x2 x3 विल रिप्रेजेंट, आगे बोलो मेरे को, नंबर ऑफ एड्स टू बी रिलीज इन द 3 मैगजीन्स। ठीक है, आगे जरा पढ़ो। हिज मेन पर्पस इज टू एडवर्टाइज इन सच अ वे दैट total exposure to principal buyers of his goods is maximized। तो चलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया, उसको ऐसे एड्स प्लेस करने का है ताकि टोटल एक्सपोजर इज हाईएस्ट। ठीक है, अभी आगे पढ़ लो टोटल एक्सपोजर का मतलब भी क्या होता है, उन लोगों ने वो भी दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ रीडर्स फॉर ईच मैगजीन आर नोन। ठीक है, एक्सपोजर इन एनी पर्टिकुलर मैगजीन इज नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल बायर्स। ठीक है, तो एक मिनट, एक्सपोजर इन एनी मैगजीन इज नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज। नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलीज वी आर कॉलिंग एज x1 x2 x3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर्स। वो देख लेंगे आगे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। मैगजीन ABC रीडर्स 1 लाख, 0.6 लाख, 0.4 लाख। प्रिंसिपल बायर्स 20, 15 एंड 8%। एक सेकेंड, मैगजीन ए कितना लोग पढ़ता है, 1 लाख, लेकिन हाउ मेनी पीपल विल बाय 20%। एग्जांपल, ऑल ऑफ अस आफ्टर द लेक्चर हम लोग वो स्टेशन पे जाएगा, वहां पे बुक स्टैंड होता है, हम लोग मैगजीन खोल के वो पढ़ लेता है, वी आर रीडर्स, ओके। बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बाय द मैगजीन, 20%। पढ़ो आगे वो 15%, लास्ट के अंदर 18%। ठीक है, कॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, the budget amount is at most rupees 1 lakh for the advertisements। ठीक है, the owner has decided that magazine A should have not more than 15 ads and B and C should get at least कितना, 8 ads। Formulate this as a LPP for this problem। चलो ठीक है, सुनो अभी इस क्वेश्चन के अंदर नो समरी एंड ऑल आई एम डूइंग नाउ इन एवरी क्वेश्चन, आई माइट नॉट डू द समरी वर्क यार। पहले मेरे को जरा बोलो, इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोग मेरे लिए कितने कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करोगे अपार्ट फ्रॉम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, मेरे को बाकी आज जरा बोलना, कितने कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। मेरे को बोलो यहां पे दिक्कत क्या है। एक मिनट, चलो पहले तो ऑब्जेक्टिव तो बोलो, यहां पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, वो वाला चीज हम लोग वो कर ही लेंगे। मेरे को बोलो जब भी कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात आएगा, एक कंस्ट्रेंट तो बोलो, चलो वर्ड्स में तो बोलो।
अपने पास मैक्सिमम कितना रुपीस वो पड़ा हुआ है 1 लाख, सो दैट ओनली वी ऑल कैन स्पेंड। ठीक है, एक और जरा बोलो, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, अपने को ए के अंदर मैक्सिमम कितना चाहिए 15 ऐड, और बाकी के अंदर उन लोगों ने कुछ वो मिनिमम वगैरह कुछ वो डाला हुआ है। ठीक है, सो दोज विल बी आवर कंस्ट्रेंट्स एज सच। ओके, डायरेक्टली लेट अस स्टार्ट। मेरे को बस जरा बोल दो x1 x2 x3 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एड्स रिलीज इन द 3 मैगजीन्स। लिखो जरा प्लीज, लेट x1 x2 and x3 stand for number of advertisements released in the 3 magazines ABC respectively. Roman number 1, objective function. Maximization of exposure of ads. Where exposure equal to, just want to be वो राइटिंग जो सामने वो मेरे को बोला है कि हर एक मैगजीन का एक्सपोजर कैसे पता चलेगा। एक्सपोजर इन एनी मैगजीन इज नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, यहां पे लिख के रखिए नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इनटू नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर्स। अच्छा, बस मेरे को जरा बोल दो, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इज इधर x1 x2 x3। ठीक है, मेरे को जरा बोलो मैगजीन ए का बेटा नंबर ऑफ बायर्स कैसे कंप्यूट होएगा। बस मेरे को बोल दो व्हाट इनटू व्हाट यार, 1 लाख इंटू 20%। नो ओके, तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, तो मैगजीन ए विल बी परचेज्ड बाय 20,000 पीपल, दैट इज 1 लाख इंटू 20%। तो दीज आर नंबर ऑफ बायर्स इनटू नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, वो कितना है बेटा x1। $60,000 इंटू 15 कितना आ जाता है 9,000 प्लस 3,200। Constraints, first budget constraint. मेरे को इक्वेशन बोलो, क्या लिखवाऊं तुम लोग को, बोलो 8,000 x1 plus 6,000 x2 plus 5,000 x3 दैट विल बी द टोटल अमाउंट स्पेंड। नो, और जो टोटल अमाउंट है किससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा 1 लाख। सो 8,000 x1 plus 6,000 x2 plus 5,000 x3 should be maximum 1 lakh, so less than equal to 1 lakh. Number of ads constraint. अच्छा, वहां पे ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एड्स इन मैगजीन ए शुड नॉट एक्सीड 15। मेरे को बोलो उसके लिए बेटा यहां पर क्या लिखूं, एक बार बोलना, करेक्ट बोलना, बोलो एक मिनट। नंबर ऑफ एड्स रिलीज इन मैगजीन ए मतलब x1 नो, ओके, उसका मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है 15। तो यहां पे लिख के रखो x1 इज लेस देन इक्वल टू 15।
बाकी दोनों भी बोलो अभी। x2 has to be greater than equal to 8, x3 has to be greater than equal to 8। ये मैगजीन ए का था, बी का था, सी का था। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, बस तभी लिख सकते हो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स x1, x2, x3 should be greater than equal to 0। कोई लोग हमेशा ऐसा बोल सकता है सर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं भी लिखोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तो लिखा हुआ है ना x2 and x3 should be greater than equal to 8। बेटा greater than equal to 8 होएगा तो मतलब greater than 0 भी होएगा, लेकिन कई एग्जामिनर्स को बहुत बुरा लग जाता है if you will not write it, तो इसलिए just write it, no, so that's okay, we'll stop it up like that only। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। नाइस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ना एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी वो किया था, जहां पे 4 टाइप्स ऑफ टोमेटोज वर देयर, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन, 96 हेक्टेयर्स का लैंड था तभी, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। उसका एक एलपीपी वाला वो वर्जन आई हैव ट्राइड टू पुट ओवर हियर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। एग्रीकल्चरलिस्ट हैज अ फार्म विद 125 acres। He produces radish, मटर एंड पोटैटो। ठीक है, तो सब भाजी वो बनाता है। आगे, वट एवर ही रेजेस इज फुली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, ही गेट्स ₹5 फॉर radish per kg, ₹4 फॉर मटर per kg, ₹5 for potato per kg। The average yield is 1500 kgs of radish per acre, 1800 kgs of mutton per acre, 1200 kgs of potato per acre. To produce each 100 kgs of radish and mutton and to produce each 80 kgs of potato, a sum of 12.5 has to be used for manure। ठीक है, labor required for each acre to raise a crop is 6 man days for radish and potato and 5 man days for mutton. A total of 500 man days for labor at the rate of 40 per man day are available. Formulate this as an LPP to maximize agriculturalist total profit। चलो ठीक है, तो अपने को चलो एक चीज तो दिया हुआ है कि अपने को प्रॉफिट हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, तुमको ना वेरिएबल्स मेरे को बताने के लिए थोड़ा सा वो दिक्कत आएगा। लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर द समरी, देन आई विल आस्क यू ऑल कि यहाँ पे वो वेरिएबल्स वगैरह क्या होगा। ठीक है, राइट डाउन प्लीज, लिखो समरी। रेडिश, मटर, पोटैटो। अच्छा, एग्रीकल्चरिस्ट हैज अ फार्म विद 125 acres, वो जाने दो, चलो ठीक है, दैट विल कीप इन माइंड। शायद वो यहां पे वो लिख नहीं पाएगा। He produces radish, मटर, potato। ठीक है, whatever he produces fully sold in the market, he gets ₹। चलो ठीक है, तो आई गेट दिस इज सेलिंग प्राइस। नो, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना, सेलिंग प्राइस पर केजी 5 है, 4 है और 5 है। The average yield is, तो मतलब दीज आर केजीज पर एकड़। तो 1 एकड़ के अंदर रेडिश का 1500 किलो बन जाएगा, मटर का 1800 और इसका 1200। आगे, टू प्रोड्यूस 100 kgs of radish and mutton to produce 80 kgs of potato, sum of 12.5 has to be used for manure। तो यहां पे ना ऐसे अभी के लिए वो लिख लो, manure cost it is ₹12.5। एक मिनट, 12.5 का खर्चा करके बेटा रेडिश का कितना केजीज बन जाता है, 100, तो 12.5 फॉर 100 केजीज। ऐसा मटर के साथ भी होता है, 12.5 फॉर
100 kgs and 80 kgs of potato. So 12.5 for 80 kgs. जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया उसको मटर का इंग्लिश नहीं आता था क्या यार? आगे चलो, कोई बोल दिया, चलो ठीक है आगे. Labor required for each acre to raise the crop is 6 man days for radish and potato. Be careful of the order. 5 man days for मटर. This is labor per acre. तो यहाँ पे लिख के रख सकते हो labor days per acre. It is 6 over here, 6 over here, but it is 5 over here. और अपने पास कितने मैन डेज हैं? 500. तो मैक्सिमम 500 डेज, 500 मैन डेज हैं. अच्छा, एंड यू विल पे दीज गाइज एट व्हाट रेट यार? 40 पर मैन डे. तो अभी यहाँ पे ना लिख लेना यार किधर, एट द रेट ऑफ ₹40 पर मैन डे. एक दिन एक वर्कर काम करेगा, मंडे नहीं है, मैन डे. एक मिनट, मैन डे. हाँ, आगे. फॉर्मुलेट दिस एज एलपीपी टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरलिस्ट टोटल प्रॉफिट. चलो ठीक है. सो तो तुमको हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए, चलो वो तो क्वेश्चन के अंदर है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी हियरिंग फ्रॉम यू ऑल. आई थिंक सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन you can define x1, x2, x3, any 3 variables in 2 different ways. मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर तुमको हाईएस्ट प्रॉफिट तो चाहिए. हाईएस्ट प्रॉफिट कैन ईदर बी, सर दिस इंटू दिस भी कर सकता है, दिस इंटू दिस भी कर सकता है. इन एंड आई विल ट्राई टू डू वन ऑफ दीज टू थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू बी लिसनिंग फ्रॉम यू ऑल कि x1, x2, x3 कैन बी व्हाट व्हाट. मेरे को जरा बोलो ईदर x1, x2, x3 कैन बी. फर्स्ट ऑप्शन कोई बोलेगा? सर नंबर ऑफ एकर्स. अगर वैसा बोलता है तो नंबर ऑफ एकर्स x1, x2, x3, फिर मेरे को प्रॉफिट पर एकड़ निकालना पड़ेगा. ये समझ में आता है? क्योंकि यार मल्टीप्लाई देम तो मेरे को टोटल प्रॉफिट वो मिल जाएगा. दिस इज वन ऑप्शन दैट आई विल आल्सो बी डूइंग बिकॉज आई ट्राई टू थिंक इट्स अ इजियर ऑप्शन. ओके, तुमको समझा व्हाई इट इज अ इजियर ऑप्शन? क्योंकि अगर मैं ऐसा वो करेगा ना, तुम्हारा थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स है जो मैं डायरेक्टली लिख पाएगा. एग्जांपल के तौर पे मेरे पास टोटल लैंड बेटा कितना है? 125. अगर मैं x1, x2, x3 को नंबर ऑफ एकर्स ही डिफाइन करूं, मेरा ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ना वो फटक से आ जाएगा. फटक मतलब बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 125. नो, ठीक है, बट दिस इज वन वे. ओके, अगर तुमको टफर ऑप्शन भी करने का है, आई कैन डू द अदर ऑप्शन ऑल्सो. लेकिन मेरे को जरा बोलो दैट अदर ऑप्शन विल बी, सर लेट x1, x2, x3 बी. आगे बोलो तुम लोग, बी द नंबर ऑफ केजीज. अगर तुमको ये भी करने का है, बट देन यू हैव टू ट्राई टू थिंक कि सर ये नंबर ऑफ केजीज अगर हो जाएगा तो फिर मेरे को प्रॉफिट पर केजी वो निकालना पड़ेगा. समझ में आता है? फिर भी हम लोग सॉल्व तो वो कर ही लेगा. दैट इज ऑल ओके. ईदर यू डू दिस और यू डू दैट. एग्जांपल के तौर पे अगर तुमको वो वाला भी चीज करने का है, मेरे को इन सा भी कोई दिक्कत नहीं है. फिर जब भी तुम लोग वो 125 एकर्स वाला कंस्ट्रेंट वो लिखेगा ना, जरा सोचो जो मैं तुमको बोल रहा हूं, डज इट मेक सेंस और नॉट? फिर तुम्हारा 125 एकर्स वाला जो कंस्ट्रेंट है कुछ ऐसा हो जाएगा. अभी x1, x2, x3 को तुम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हो? नंबर ऑफ केजीज. सो देयरफॉर नंबर ऑफ केजीज रेडिश का कितना हो जाएगा? x1 डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, 1500. दिस विल गिव यू नंबर ऑफ एकर्स. नो, सो देयरफॉर फिर तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? x1 डिवाइड बाय 1500 plus x2 divided by 1800 plus x3 divided by 1200. This has to be less than equal to 125. समझ में आता है? तो out of the two choices select one. I am trying to do which I try to think will help to solve my question faster. ठीक है? So for me total profit is number of acres into profit per acre. इसलिए मेरा next statement I'll try to find out profit per acre. If you want to do the other particular thing, no problem. But then in that particular case, you'll have to try to find out profit per kg. Okay? तो अभी एक काम जरा करो, वो जो एक लाइन वो रखा था ना, यहां पे आई एम राइटिंग दिस नाउ. लिखो नंबर ऑफ एकर्स x1, x2, x3. आगे जरा लिखिए लेट x1, x2, x3 b. The number of acres to be devoted
radish, मटर and potato. चलो नेक्स्ट टाइम पे अभी जरा लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर एकड़. रेडिश, मटर, पोटैटो. चलो सुनो, अब मेरे को प्रॉफिट पर एकड़ तो वो चाहिए ना, सो आई डायरेक्टली स्टार्ट इट ऑफ विथ सेल्स पर एकड़. मेरे को अभी जरा नंबर्स बोलना है, अल्फाबेट्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है. अभी हम लोग अल्फाबेट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा. मेरे को जरा बोलो रेडिश का सेल्स पर एकड़ विल बी व्हाट इनटू व्हाट बेटा. एक एकड़ के अंदर कितना केजीज बनेगा? 1500. एवरीथिंग विल बी सोल्ड एट 5 नो, तो मल्टीप्लाई करो जरा. 7500, 7200, 6000. नीचे एक का कैलकुलेशन तो दिखा देना प्लीज. 1500 into 5 less cost per acre. अच्छा पहले मेरे को जरा बोलो कॉस्ट पर एकड़ के अंदर देयर बी टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट. नाम तो बोल दो दो कॉस्ट का, मैन्योर कॉस्ट और एक लेबर कॉस्ट. तो पहले मैन्योर कॉस्ट के बारे में बात कर लेता है. मेरे को सोच समझ के बोलना, एक एकड़ का मैन्योर कॉस्ट रेडिश के लिए विल बी व्हाट अपॉन व्हाट इनटू व्हाट. ऐसे ही बोलना. 12.5 अपॉन 100 इंटू 1500. ओके, दिस अपॉन दिस विल गिव यू कॉस्ट पर केजी नो इंटू 1500. एक के लिए प्लीज कैलकुलेशन पहले दिखा दो. सो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 केजीज into 1500. वन 87.5. केयरफुल रहना, लास्ट वाला 80 था बेटा. 12.5 अपॉन 100 इंटू 1800 225. लास्ट वाला 12.5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 1200. 187.5. लेबर. सुनो, एक एकड़ रेडिश का अगर बनेगा तो कितना डेज लग जाएगा बेटा? 6. एंड यू विल पे द वर्कर्स एट व्हाट रेट? 40. तो यहाँ पे चलो अभी डायरेक्टली लिख दो यार. 240, 200, 240. कितना तो बेटा बोल. 572. So let's start. You all write down. Roman number 1. Objective function.
maximization of profit. नेक्स्ट टाइम पे लिखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, पहला वाला बोल के लिखो, बाकी मेरे को समझ में आ जाएगा. बोलो 7072.5 x1 प्लस 6775 x2 प्लस 5572.5 x3. रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स. मेरे को तुम लोग नाम बोल बोल के फिर उसके बाद वो लिखना. मेरे को बोलो फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट्स, अगर तुमको सम के हिसाब से भी जाने का है तो लैंड का कंस्ट्रेंट ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. यू ऑल कैन राइट डाउन फर्स्ट, लिख सकते हो लैंड कंस्ट्रेंट. क्या लिखेगा बेटा? x1 plus x2 plus x3 is less than equal to 125. Second, और कौन सा कंस्ट्रेंट है बोलो? एक लेबर का कंस्ट्रेंट आ जाएगा. बोलो क्या लिखूं बेटा? 6x1. एक सेकेंड, 1 एकड़ रेडिश को डिवोट करेगा, 6 दिन जाएगा. कितना एकड़ वो डिवोट करेगा? x1. तो इतना मैन डेज चला जाएगा फॉर रेडिश, इतना मैन डेज चला जाएगा फॉर मटर, इतना मैन डेज चला जाएगा फॉर पोटैटो, और ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है? 500. चलो जब भी लगता है सम खत्म, दैट टाइम यू कैन पुट द लास्ट थिंग. यू ऑल कैन राइट डाउन थर्ड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. Question number 9 we all start. पढ़ो. In a chemical industry, two products A and B are made involving two operations. ठीक है. The production of B also results in a byproduct C. A can be sold at a profit of 3, B can be sold at a profit of 8. Byproduct has a profit of 2 per unit. Forecasts show that up to 5 units of C can be sold. ठीक है. The company gets 3 units of C for every unit of B produced. चलो ठीक है, तो अगर B का 1 यूनिट बनेगा तो C का कितना यूनिट्स वो बनने वाला है? 3. ठीक है. The manufacturing times are 3 hours for A, 3 hours per unit for A on each operation 1 and 2. And 4 hours and 5 hours for B on operation 1 and 2 respectively. Because product C results from B only, no time is used for making C. तुमको लाइन समझ में आ गया? क्योंकि C जो था बाय प्रोडक्ट था ना, वो लोग क्या बोलते हैं, B बनाने के लिए टाइम जाएगा, B बन जाता है तो C खुद ब खुद वो बन ही जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आवर्स नहीं चाहिए. The available times are 18 and 21 hours for operation 1 and 2 respectively. The company desires to know how much of A and B should be produced, keeping C in mind to make highest profit. ठीक है. तो फॉर्मुलेट LPP फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है. उन लोगों ने सेकंड लास्ट लाइन पे लिख के तो दिया है, कंपनी वांट्स टू नो हाउ मच ऑफ A and B शुड बी प्रोड्यूस्ड कीपिंग C इन माइंड. चलो ठीक है. टू मेक हाईएस्ट प्रॉफिट. तो मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारे पास A, B और C का ऊपर प्रॉफिट तो था. ओके.
सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस ए और बी और सी का अगर प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नो? तो आई गेस विल मेक अ समरी, लेकिन यहां पर x1 x2 x3 विल स्टैंड फॉर व्हाट, मेरे को बोल दो बस, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स दैट विल गेट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ठीक है, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 9, A, B and C. यहां पे एक पॉइंट आएगा जो तुम लोग को स्ट्राइक होना चाहिए, x1 x2 x3. सबसे पहले प्रॉफिट पर यूनिट. थ्री है, 8 है, 2 है. अच्छा, सी का मैक्सिमम यूनिट्स, आई एम जस्ट राइटिंग इन वर्ड्स, दीज आर समरीज फॉर आवर रेफरेंस यार. सी का मैक्सिमम कितना बना के बेच सकते हो? 5. अच्छा, द कंपनी गेट्स 3 यूनिट्स ऑफ सी फॉर ईच यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस्ड. देखो, अगर बी का 1 यूनिट बनता है तो सी का कितना बन जाता है? 3. प्लीज ये चीज ना आपको मैथमेटिकली इधर रिप्रेजेंट करना है, ताकि जब तुम लोग सॉल्व करो, ऑल्दो हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, बट कैन से जब सॉल्व करेंगे, अगर इस चीज का आंसर कुछ ना कुछ है, इस चीज का आंसर उसका 3 टाइम्स होना चाहिए ना यार. ओके, तो अल्टीमेटली आज बना रहे हैं, कभी ना कभी सॉल्व भी करेंगे. तो कैन वी से बी और सी का जो रेशो है शुड बी 1:3, नो? करेक्ट. तो यहां पे आप लोग लिख के रखो, नंबर ऑफ यूनिट्स 1:3. रेशो जो है 1:3 लिख के रख लो. बाद में देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट दैट इन आर पर्टिकुलर वे. आगे 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 आगे. द मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स आर 3 hours पर यूनिट ऑफ ए ऑन ईच ऑपरेशन 1 and 2. तो शायद अपने को ना आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है ऑन ऑपरेशन 1 and 2. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स आर 3 hours पर यूनिट फॉर ए ऑन ईच ऑफ ऑपरेशन 1 and 2. तो बेटा इधर भी 3 hours लगता है, इधर भी 3 hours लगता है. एंड 4 and 5 फॉर बी. ठीक है, 4 and 5 फॉर बी. सी के लिए टाइम ही नहीं लगता. ठीक है, अवेलेबल टाइम्स आर 18 hours. तो यहां पे लिख सकते हो मैक्सिमम इसका 18 hours है अपने पास, और इसका कितना है? मैक्सिमम 21 hours. The company desires to know how much of A and B should be produced, keeping C in mind to make highest profit. चलो ठीक है, तो let's define no first of all. लिख के रखो, let x1, x2 and x3 be the number of units of product ABC to be produced and sold respectively. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रोमन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. लिखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, चलो बहुत क्वेश्चंस किया, अपने आप वो लिखो, थ्री एक्स वन प्लस 8x2 प्लस 2x3. Constraints
फर्स्ट, लिखो कंस्ट्रेंट ऑफ सी। अच्छा, वन थिंग, बाय डिफॉल्ट इन एवरी क्वेश्चन, मैंने थोड़ी देर पहले भी वो बोला था, प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू सेल्स, ऑलवेज, ठीक है। तो अगर सेल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट है मतलब प्रोडक्शन के ऊपर भी कंस्ट्रेंट है। सामने क्या लिखा हुआ है, सी का मैक्सिमम कितना यूनिट्स बेच सकते हो, 5, मतलब उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करने का। ओके, तो मेरे को जरा बोलो यहां पर क्या लिखूं बेटा, बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सी, उसका एक अल्फाबेट बोलो x3, मैक्सिमम कितना हो सकता है 5, लिखो। अच्छा, यहां पे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो रेशो कंस्ट्रेंट। देखो बेटा, बी और सी के अंदर जो रेशो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1:3। अगर तुम लोग चाहते तो ऐसा कर सकते थे, आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं कर सकते। इसको x1 बोलो, इसको x2 बोलो, आगे कोई बोलेगा 3x2 बोल दो, ठीक है। बट स्लाइटली बेटर, अगर प्रोडक्ट अलग है ना, उसको अलग से वो डिफाइन कर दो और एक रेशो कंस्ट्रेंट दिखा दो। क्योंकि अगर तुम लोगों ने वैसा किया कोई दिक्कत नहीं, इट इज ऑल करेक्ट। कोई एग्जामिनर शायद कभी सोच ले कि तुम लोगों ने एक रेशो कंस्ट्रेंट फिर दिया ही नहीं, ऑल्दो वो रेशो कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि तूने इधर क्या लिखा x2 और तूने इधर क्या लिख दिया 3x2, तो ऑटोमेटिकली जो रेशो है 1:3 हो ही गया ना तुम्हारा। इज ऑलवेज बेटर ऐसे करो और एक रेशो कंस्ट्रेंट के तौर पे वो डाल दो कि बी और सी के यूनिट्स का रेशो 1:3 होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग लिख के रखो x2/x3 should be there in what ratio boss, 1:3। स्लाइटली बेटर, नॉट कंपल्सरी। इसको ना सॉल्व करके लिखा करो इन इक्वेशन वे। ये इधर जाएगा 3x2, सुनो अभी, ये इधर जाएगा x3, फिर इधर आ जाएगा -x3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वैसे आपको एक छोटा सा चीज बोल देता हूं, शायद स्ट्राइक भी वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुमको समझ में आएगा मैक्सिमम सी का तुम लोग कितना यूनिट्स को बना रहे हो 5, तो समझ में आएगा बी का 5/3 से ज्यादा यूनिट्स कभी बन ही नहीं पाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आंसर के लिए दिखाई भी देगा। कोई ऐसा बोल सकता है सर सी की वजह से बी को क्यों मारने का, शायद ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि सर हम लोग बी ज्यादा बनाएगा तो सी उसका 3 टाइम्स बन जाएगा। सर जो सी नहीं बिक सकता उसको वो फेंक डालेगा। एक तुमको समझा जो मैंने बोला, एक मिनट, सी का मैक्सिमम कितना बन सकता है 5, एक्चुअली उतना बिक सकता है। इफ यू विल सी द क्वेश्चन, हो वहां पे क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम, पढ़ो जरा, 5 यूनिट्स ऑफ सी कैन बी सोल्ड। तो कोई ऐसा बोल सकता है सर हम लोग क्या कर सकता है कि सी ज्यादा बनाएगा लेकिन बिक कितना सकता है 5। तो अगर सपोज इफ यू वांट टू हैव टॉप नॉच आंसर, बट आई विल स्टिल नॉट गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, फिर आप लोग को क्या कर देना चाहिए था, आप लोग क्या कर सकते हो, x3 भी लो x4 भी लो, x3 will be number of units of C produced और x4 लो number of units sold। okay, मैं वैसा भी कर सकता था, then x3 minus x4 will represent number of units unsold। लेकिन आप फिर number of units unsold का क्या करने का, सम के अंदर नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है तुमको? तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आई टोल्ड वन स्मॉल थिंग कि आईसीएस सारे क्वेश्चंस के ना अनलेस एंड अनटिल दे गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक, नो दे ऑलवेज अज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो x3 इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आल्सो, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आल्सो। अभी उसकी वजह से इस क्वेश्चन के ना क्या दिक्कत आ जाएगा ना कि अगर हम लोगों ने x3 को 5 तक रिस्ट्रिक्ट किया है तो x2 विल ऑटोमेटिकली गेट रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5/3। समझ में आता है? 5/3 अगर कैलसी के ऊपर कंप्यूट करते हो 1.67 आएगा। ओके, अगर मैं सोचूं कि यार नंबर ऑफ यूनिट्स डेसिमल्स के लिए तो नहीं हो सकता, सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस मतलब मैक्सिमम जो बी बनेगा वो कितना बनेगा 1। समझ में आता है? तो कोई ऐसा बोल सकता है सर मतलब आपका जो आंसर है ना थोड़ा सा बेकार होता जा रहा है,
क्योंकि फिर सी की वजह से एक्चुअली बी का प्रोडक्शन इज हैपनिंग लेस, नो, बट दैट आई कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि अनलेस अंटिल दे गिव यू स्टॉक का डेटा, नो, दे ऑलवेज अज्यूम दैट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। समझ में आता है? तो अगर तुमको वो डिसएडवांटेज नहीं चाहिए, इफ यू वांट हायर क्वालिटी का आंसर, x3 को अलग से डिफाइन करो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ सी, फिर उसके बाद x4 को डिफाइन करो, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ सी, फिर ये वाला जो कंडीशन आ जाएगा ना, ये x4 के हिसाब से आ जाएगा, और फिर ये वाला जो इक्वेशन आएगा ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आता है? देन x3 और x4 अलग अलग चलेगा। समझ में आता है? इन दैट पर्टिकुलर केस आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन ना इन सच केसेस दे शुड ऑलवेज गिव मी दैट व्हाट वी विल डू विद x3 माइनस x4। समझ में आता है? मेरे को बोलो x3 माइनस x4 विल रिप्रेजेंट व्हाट? अनसोल्ड स्टॉक। उसके लिए दिया जाना चाहिए था ना कि आप उसके साथ क्या करोगे, आप उसको स्क्रैप करोगे, कुछ करोगे। Unless and until all those things are given, I don't get into that झंझट only. So by default, quantity produced is always equal to quantity sold. इसलिए I never ever did that particular thing. सबको समझ में आ गया मैं क्या बोला? Yes, ठीक है। चलो, your ratio constraint is over. अब जरा लिखो थर्ड। मेरे को बोलो दो और कंस्ट्रेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कौन से बेटा? ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2, नो, तो यहां पे लिख के रखो ऑपरेशन कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट टाइम पे लिखो ऑपरेशन 1, और अभी आगे जरा लिखो, क्या लिखने वाले हो? बोल 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 के लिखो। 3x1 प्लस 4x2 is less than equal to 18. नेक्स्ट लाइन पे ऑपरेशन 2, 3x1 plus 5x2 is less than equal to 21. नेक्स्ट टाइम पे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। चलिए, दैट एंड्स क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ फर्म produces 3 products A, B and C. It uses 2 types of raw material 1 and 2, of which 5,000 and 7,500 units respectively are available. The raw material requirements per unit of the product are given below. A, B, C के लिए raw material 1, raw material 2 कितना कितना यूनिट्स चाहिए वो दिया हुआ है। 2 adjustments are important in this question. One is this: labor time for each unit of product A is twice that of B and 3 times that of C. Entire labor force of the firm can produce equivalent 3,000 units of A. चलो ठीक है। The minimum demand of the 3 products is this much, this much and this much. Also the ratio of number of units produced must be equal to 2, 3 and 2 is to 3 is to 4. Assume profits per unit of ABC should be this, this and this. Formulate this as an LPP in order to determine number of units of each product which will maximize the profit. चलो ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट तो है ना यार, तो ऑब्वियसली x1, x2, x3 विल मीन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पे लेट x1, x2, x3 be the number of units of A, B and C to be produced and sold respectively. तो रोमन नंबर 1,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, जो इजी काम है पहले वो खत्म कर ही लेते हैं. प्रॉफिट पर यूनिट 50, इसका कितना यूनिट्स बनेगा, x1 50, x2 80, x3. कंस्ट्रेंट्स, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट. तो रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट, रॉ मटेरियल 1 का प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाएगा, रॉ मटेरियल 1 का 3 यूनिट्स लग जाएगा. ए का कितना यूनिट्स बनाएगा, x1. दिस इज फॉर रॉ मटेरियल 1. सो 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000. रोमन नंबर 2, 5x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 7500. चलो, इन एनी केस दिस वाज ऑल नॉर्मल जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी किए. एक और इजी वाला कंस्ट्रेंट है, आई विल कॉल दैट एज डिमांड कंस्ट्रेंट. अच्छा, प्रोडक्ट ए का डिमांड मिनिमम कितना है, 600. तो भाई तेरे को 600 फिर बनाना भी पड़ेगा. मेरे को बोलो उसके लिए तुम लोगों ने क्या लिखा इधर, x1 is greater than equal to 600, x2 should be greater than equal to 650, x3 should be greater than equal to 500. ठीक है, ये ए का, बी का, सी का. चलो, अभी ऑल दिस इज नॉर्मल. फ्रॉम थर्ड इट विल बी इंपॉर्टेंट. तो यहां पे लिख के रखो लेबर कंस्ट्रेंट. अच्छा, अभी ध्यान से वो वाला एडजस्टमेंट पढ़ो. द लेबर टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड 3 times दैट ऑफ सी. ठीक है, द एंटायर लेबर वर्कफोर्स ऑफ फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वालेंट 3000 यूनिट्स ऑफ ए. तो तुम्हारे पास उतना लेबर फोर्स है जिसके अंदर कितना यूनिट्स ऑफ ए बन सकता है, 3000. ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए डबल टाइम लगता है एज कंपेयर टू बी और ट्रिपल टाइम लगता है एज कंपेयर टू सी. ठीक है, अभी तुम लोग नहीं लिखना. सुनो, अभी अगर मेरे को ये सॉल्व करने का है, तुम लोग नहीं लिखना. लेट ए का 1 यूनिट टेक एनी नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वांट इन दिस वर्ल्ड. सब लोग का इक्वेशन सेम ही बनेगा. मेरे को जरा बोलो 1 यूनिट ऑफ ए, कुछ भी एक नंबर बोलो, उसका 1 यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए कितना आवर्स लगता है. तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो. सपोज में 1 आवर लिखता है. ठीक है, अगर ए के लिए 1 आवर लगता है, जो किसी और ने बोला मैं थोड़ी देर के अंदर, तो इन एनी केस आई विल राइट इट आल्सो. मेरे को जरा बोलो, तो बी का 1 यूनिट बनाने के लिए अभी तो तुम लोग मेरे को बोल सकते हो, तो कितना आवर्स लगेगा बेटा, 2 आवर्स के हाफ आवर, हाफ आवर ना यार. ओके, सो देयरफॉर हाफ आवर. और सी बनाने के लिए कितना आवर्स लग जाएगा, 1/3. ठीक है, दिस इज एनी नंबर दैट आई रोट. ठीक है, और तुम्हारे पास उतना आवर्स है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जिसके अंदर कितना यूनिट्स ऑफ ए बन सकता है, 3000. तुम लोगों ने खुद ही बोला था कि सर 1 यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए कितना आवर्स जाता है, 1. तो मतलब अगर मैं इस डेटा के हिसाब से जाऊं तो आपके पास टोटली बेटा कितना आवर्स है, 3000. समझ में आता है 3000 कैसे आया, 3000 यूनिट्स इनटू 1 आवर पर यूनिट दैट वी अज्यूम्ड. समझा. चलो ठीक है, अगर अभी मैं तुमको ये वाला डेटा दूं तो अब पहले इक्वेशन बनाएंगे आप लोग. मेरे को जरा बोलो 1 यूनिट ऑफ ए के लिए कितना आवर लग जाएगा, 1. और ए का कितना यूनिट्स बनाएगा बेटा, x1. तो मतलब ए बनाने के लिए कितना आवर्स लग जाएगा, x1 आवर्स. मेरे को बोलो बी बनाने के लिए, बोलते रहो, हाफ x2. समझ में आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर कितना लग जाएगा, हाफ x3. कैसे, दीज आर द टोटल आवर्स दैट विल बी यूज्ड फॉर ए, टोटल आवर्स फॉर बी, टोटल आवर्स फॉर सी. और तेरे पास इन ऑल बेटा जी कितने आवर्स हैं, 3000. सो देयरफॉर लेस देन इक्वल टू 3000. ठीक है, ये कर सकते हो ऑल परफेक्ट. अगर ऐसे नहीं करना है, आई टोल्ड यू कैन टेक एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड यार. कोई फ्रैक्शन देखे ना उसको बहुत टेंशन आया था. ठीक है, तो फ्रैक्शन मत लो. फिर सपोज अगर मेरे को फ्रैक्शंस नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूं,
ये 2 है, 1/2 है, और ये 1/3 है, ठीक है। 1/2 और 1/3 का एलसीएम वैसे 1/6 होता है। एलसीएम का मतलब मालूम है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शंस नहीं चाहिए तो मैं इस 1 के बदले में अगर यहां पे मिनिमम 6 वो ले लेगा ना, तो फिर आगे जाके यहां पर फ्रैक्शंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर वैसा करना है तो मेरे को बोलो, अगर ये 6 आवर्स हो गया तो बॉस इधर कितना आवर्स आ जाएगा, 3 आवर्स, इधर कितना आवर्स आ जाएगा, 2 आवर्स। लेकिन फिर याद रखना, यू हैव इनफ लेबर वर्कफोर्स टू प्रोड्यूस, क्या लिखा था बेटा, 3000 यूनिट्स ऑफ X1, सॉरी 3000 यूनिट्स ऑफ A. So can we say 3000 units of A, and every unit of A, now you have only told will require कितना hours, 6 hours. तो can we say अभी तुम्हारे पास टोटली कितने आवर्स होंगे, 18,000. अगर ऐसा करने का है तो फिर तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, जरा बोलो एक बार, 6x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 18,000. आंखें खोल के उल्लू की तरह देखो, ये और ये सेम ही है बेटा, समझ में आता है। अगर मैं इस चीज को 6 से मल्टीप्लाई कर देगा ऑन बोथ द साइड, इट विल बिकम दिस ओनली, नो यार। तो यू कैन टेक एनीथिंग व्हाटएवर यू ऑल वांट, समझ में आता है। तो इन दिस केस अभी एक काम जरा करो, तुमको 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर लेना है कि 6 आवर्स लेना है, मेरे को कुछ भी चलेगा, 6 लेने का है। अभी मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता, तो मैं बड़ा है तो लिखो अभी तुम लोग, राइट डाउन, लिखो, लेट 1 यूनिट ऑफ A take any number of hours, comma, say 6 hours, say 6 hours. Next time पे लिखो, therefore 1 unit of B will take 3 hours and 1 unit of C will take 2 hours. Next line पे लिखना, total hours available is equal to 3,000 into 6 is equal to 18,000 hours. नेक्स्ट लाइन पे अभी इक्वेशन लिखो, 6x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 18,000. चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ. यहां पे ना एक रेशो कंस्ट्रेंट है क्वेश्चन के अंदर. अच्छा देखो, वहां पे ना रेशो क्या लिखा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशो कितना होना चाहिए, 2:3:4. मैं क्या बोलता हूं, उन लोगों ने तो वर्ड्स के अंदर लिखा है, वो लोग तो कुछ भी लिखेगा, लेकिन मैथमेटिकली रेशो कैन ओनली बी बिटवीन 2 थिंग्स, नो, इट कैन नॉट बी बिटवीन 3 थिंग्स, नो यार. ओके, तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, तुम्हारा पर्पस क्या है, ए, बी और सी का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3:4. अगर इसका कुछ यूनिट्स वो बनता है, देन इट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन. तो अभी कॉमन सेंस चीज है, तुमको इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करने का है तो मैथमेटिकली तो रेशियो 2 चीजों के बीच में ही हो सकता है. तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, 3 रिलेशनशिप्स में से कोई भी 2 रिलेशनशिप ठीक कर दो, तीसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. एग्जांपल के तौर पे ए और बी का रेशियो शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3. उसके बाद बी एंड सी का रेशियो शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3:4. बस, फिर तुमको फिर से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि ए और सी का रेशियो 2:4, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना यार. तो देयर आर 3 ऑप्शंस विद यू. यू कैन राइट डाउन ए और बी एंड बी एंड सी, फिर देन ए और सी माइट नॉट बी रिटन, और you can write down A or B and A and C, then B or C might not be written, and the third option also. In all there are 3 combinations, write down any 2, your third will automatically be done. सबको समझ में आता है? तो अभी तुमको 3 में से कौन सा 2 लिखने का है? मैं सब लिखता है, you all write down, तो any 2 will be okay. Write down. मेरे को झंझट के अंदर नहीं पढ़ने का. लिखो, रेशियो कंस्ट्रेंट A और B.
अच्छा ए और बी मतलब ए का यूनिट्स और बी का यूनिट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3. मतलब मेरे को बोलो मैं यहां पे क्या लिखूं बेटा, बोलो. x1 अपॉन x2 शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3. ये चीज को ना एक बार सॉल्व करके ऑन राइट हैंड साइड आई एम राइटिंग इट. तो राइट हैंड साइड एक सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0. फिर बी एन सी का लिख रहा है. बी एन सी का लिखेगा तो क्या लिख देगा, x2 अपॉन x3 शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3:4. तो 4x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0. ए एन सी x1 अपॉन x3 शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:4. तो 4x1 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0. यहां पे अभी लिख देना एनी 2 of 3 will suffice. तीन में से कोई भी दो लिख देना इन एग्जाम. द थर्ड वन इज implied only. Last one, the toughest one, non-negativity constraints. x1, x2, x3 greater than equal to 0. Chalo, this question is over.